हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि किशमिश को अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो फूल करके बड़ी क्यों हो जाती है? या फिर आप ये जानते हैं कि जब आम का अचार बनाया जाता है यानी कैरी का अचार, तो आम का अचार बनाने से पहले उसको नमक के पानी में क्यों डाला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आम या कैरी पिचक करके छोटा हो जाता है? या फिर आप ये जानते हैं कि ताजा फूलों को जब अपन पानी में डालते हैं तो वो वापस से खिल करके ताजा के जैसे क्यों दिखाई देने लगते हैं? अगर ये सारे क्वेश्चन के जवाब आप नहीं जानते हैं, डोंट वरी, नहीं जानते हैं तो जान जाओगे, उसमें क्या टेंशन है, क्योंकि आज का अपना टॉपिक यही होने वाला है। जी हाँ, केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। टॉपिक का नाम है परासरण दाब। परासरण की प्रक्रिया क्या होती है, ओस्मोसिस क्या होता है, ये आज अपन पढ़ने वाले हैं। और ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं ये इसके एग्जाम्पल है, इसलिए ये सारी चीजें आज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये सारी चीजें आप नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं कि किशमिश को पानी में डाल करके वो फूलती क्यों है हमेशा, कच्चे आम को अगर नमक के पानी में डाल देते हैं तो वो हमेशा पिचकता ही क्यों है, तो ये सारी चीजें आज आप जान जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, और काम आपको क्या करना है ये आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि अभी आपको क्या काम करना है। सबसे पहले ये वाले बटन को प्रेस करना है, उसके बाद में ये इस तरह से जो बना हुआ है शेयर वाला जो बटन है उसको प्रेस करना है, और कोई भी अगर नया बंदा है तो वो करेगा रेड कलर में जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करेगा, उसके साथ में बेल आइकन उसको बजाएगा, बेल आइकन बजा दीजिए, घंटी बजाइए, उसके बाद में बने आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं ओस्मोसिस की प्रोसीजर क्या होती है। तब तक आप लाइक, कमेंट और शेयर कर लीजिए, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं भी आज का वीडियो और देखते हैं परासरण दाब ये क्या होता है, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो उससे पहले परासरण दाब से पहले आपको समझना पड़ेगा परासरण कि ओस्मोसिस प्रोसीजर यानी परासरण किसे कहते हैं, परासरण क्या होता है। और परासरण से पहले आपको एक मेम्ब्रेन के बारे में समझना पड़ेगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली, एसपीएम। बायोलॉजी वाले बच्चे तो लगभग जानते होंगे, जानता हूं झिल्ली जो कोशिका झिल्ली होती है वो झिल्ली ये प्राकृतिक रूप से प्लस आप इसको अगर चाहें तो लैब में कृत्रिम रूप से भी बना सकते हैं, इसको जानता हूं, या अर्ध पारगम्य झिल्ली। शॉर्ट में इसको अपन बोलेंगे एसपीएम यानी सेमी परमैग्नेट मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। कौन सी होती है? देखो अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था विलियन, और विलियन में होते हैं दो कंपोनेंट, नंबर एक विलायक और नंबर दो विलेय। अगर आपके पास में ऐसी कोई मेम्ब्रेन है, जैसे ये मेरे पास में कोई झिल्ली ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें बिल्कुल से बारीक बारीक छेद हो, ये इसमें बारीक छेद है, और इसमें इतने बारीक छेद हैं कि उसमें से विलायक के अणु दूसरी ओर जा सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु दूसरी ओर नहीं जा सकते। देखिए ध्यान रखना है चीज का, विलायक के अणु यानी पानी के वाटर के मॉलिक्यूल है वो एक साइड से दूसरी साइड जा सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु जैसे सोडियम आपने नमक घोल रखा है, ग्लूकोज घोल रखा है, तो उसके मॉलिक्यूल है वो दूसरी साइड में नहीं जा पाएंगे। विलेय के अणु इसमें से आवागमन नहीं कर सकते हैं, जबकि विलायक के अणु इसमें से आवागमन कर सकते हैं। इस टाइप की जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, उसको अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमैग्नेट मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो सबसे पहले बात तो हो गई अपने अर्ध पारगम्य झिल्ली की, ये आपको समझ में आ गई होगी, सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। बायोलॉजी वाले बच्चे पहले से जानते थे जो कोशिका झिल्ली होती है उसके बारे में, और मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी अब समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं परासरण की कि परासरण क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आप एक काम कीजिए, ये दो पात्र ले लीजिए इस प्रकार के, ये लीजिए, ठीक है, और दो पात्र लेकर के इन दोनों को एक पाइप के द्वारा जोड़ दीजिए। तो ये मैंने इन दोनों को एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया है, दो पोर्ट लिए, दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया है, और अभी आप इन दोनों के बीच में आपने जहां से पाइप से जोड़ा है ना, उस पाइप के बीच में आपको लगानी है अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी एसपीएम, सेमी परमैग्नेट मेम्ब्रेन लगा देनी है। अब इन दोनों में से एक पोर्ट में आप भर लीजिए सांद्र विलियन, इसमें मैंने भर लिया है सांद्र विलियन, ठीक है। सांद्र विलियन का मतलब समझ गए होंगे कि जिसकी सांद्रता ज्यादा होती है। जैसे आपने मान लीजिए पानी में नमक घोल के विलियन बनाया, तो सांद्र बनाना है तो पानी में खूब सारा नमक घोल दीजिए,
ठीक है, वो अपना हो जाएगा सांद्र विलयन। और दूसरी ओर बढ़ लेता हूं मैं केवल जल यानी शुद्ध विलायक, ये दूसरी तरफ मैंने शुद्ध विलायक भर लिया। या फिर आप शुद्ध विलायक में भर के अगर चाहे तो इधर तनु विलयन भी भर सकते हैं। बस दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, कम ज्यादा होनी चाहिए। दोनों की सांद्रताएं किसी एक की कम होनी चाहिए, किसी एक की ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये अपन ने दोनों तरफ भर दिए, ये दोनों का लेवल अपन ने बराबर रखा है, यहां तक भर दिए। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए ये जो दोनों सॉल्यूशन है ये एसपीएम के द्वारा जुड़े हुए, दोनों के बीच में लगी हुई है अर्धपारगम्य झिल्ली। अब ये दोनों की सांद्रता देखो, इसकी सांद्रता ज्यादा है, इसकी कम है। अगर आपने तनु विलयन लिया तो सांद्रता कम है, और अगर विलायक लिया है तो इसमें तो विलय पदार्थ की जो मात्रा है वो 0 है। अब ये दोनों क्या करेंगे, अपनी सांद्रता को इक्वल करने का प्रयास करेंगे, यानी बराबर करने का प्रयास करेंगे। भाई इधर आपने पानी लिया, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक घोला है या घोला नहीं है, और उसमें बहुत सारा नमक घोल दिया। और ये दोनों सॉल्यूशन अभी ये चाहते हैं कि इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाए, यानी दोनों की सांद्रता बराबर हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको। नहीं आ रहा हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब यहां पर ये दोनों अपनी सांद्रता को इक्वल करने के लिए देखो क्या करेंगे। सांद्रता को इक्वल करने के लिए क्योंकि इधर से जो विलय पदार्थ के मॉलिक्यूल है वो तो इधर आ नहीं सकते। भाई उधर आपने ज्यादा नमक घोल दिया तो वो नमक तो इधर आ नहीं सकता, क्योंकि बीच में कौन है, एसपीएम। और एसपीएम में से विलय पदार्थ के अणु नहीं आ सकते, केवल विलायक के आ सकते हैं। तो ये जो विलायक के अणु है ये इधर से उधर जाना प्रारंभ कर देंगे हम, क्योंकि विलायक के अणु अगर उधर जाएंगे तो उसकी सांद्रता धीरे धीरे कम होने लगेगी। और ये विलायक के अणु तब तक उधर जाते रहेंगे जब तक दोनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती है। जब तक दोनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती है, विलायक के अणु तनु विलयन या विलायक से सांद्र विलयन की ओर गमन करते रहेंगे। और इसी प्रक्रिया का नाम होता है परासरण। यानी इस विलयन में ये पोर्ट जो है, इसमें जो लेवल है वो धीरे धीरे डाउन आ जाएगा, और इसका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो आप परासरण को परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक के अणुओं का तनु विलयन या शुद्ध विलायक से सांद्र विलयन की ओर गमन, तनु विलयन से सांद्र की ओर गमन या शुद्ध विलायक से सांद्र विलयन की ओर गमन। किसका गमन, विलायक के अणुओं का। किसमें से, अर्धपारगम्य झिल्ली में से। क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है। तो परासरण की प्रक्रिया है, मुझे लगता है अभी आपको सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये जो अच्छा, अब देखो आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछे थे ना वो आप सारे अभी सोल्व कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए किशमिश को आपने पानी में डाल दिया, ठीक है ना, ये पानी है, इसमें मान लो मैंने किशमिश डाल दिया। कोई भी जैसे किशमिश कच्चा आम कुछ भी लेते हैं, तो आपने कोई भी फ्रूट लिया है तो उसके अंदर कुछ सांद्रता है, कुछ ना कुछ सांद्रता होती है। अब आप उसको किस में डाल रहे हैं इस पर डिपेंड कर रहा है कि कम सांद्रता वाले विलयन में डाल रहे हैं या ज्यादा सांद्रता वाले में। जैसे मैंने कच्चे आम को तो लवणीय जल में डाला, नमक के पानी में डाला, ठीक है ना, ध्यान देना है दोनों को। ये मैंने शुद्ध पानी लेके और इसमें किशमिश को डाल दिया, ठीक है, यानी किशमिश के अंदर की सांद्रता ज्यादा है, बाहर की कम है। और इसी में मान लीजिए मैं आम को बाद में डाल दिया, देखो तब क्या होगा। तो ये मैंने पानी के अंदर किशमिश को डाला है, तो किशमिश के अंदर की सांद्रता ज्यादा है। थोड़ी सी बड़ी साइज की बना लेता हूं, आपको बढ़िया दिखाई दे। ये लीजिए, किशमिश के अंदर सांद्रता ज्यादा है, बाहर कम है। तो ओस्मोसिस प्रोसीजर में क्या होगा, विलायक के अणु तनु विलयन से, तो बाहर वाला तनु हो गया ना, तनु से सांद्र की ओर गमन करेंगे, यानी इस किशमिश के अंदर जाएगा पानी, और पानी अंदर जाएगा तो जो किशमिश है जितनी उसकी साइज फूलने की उतनी साइज तक फूल करके और उसकी साइज बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये देखो सारे फ्रूट्स में नहीं होगा। जैसे आप ये कहें कि हम आम को डालते हैं तो आम क्यों नहीं फूलता ऐसे, क्योंकि जिसमें जितनी कैपेसिटी, किशमिश में आप देखते हैं कि उसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसकी साइज कितनी सलवटे पड़ी हुई होती है, वो पिचकी हुई रहती है, तो उसको आप फुला सकते हैं, ठीक है ना। मतलब गुब्बारे में जितनी हवा कैपेसिटी है उतनी भर सकते हैं आप, ज्यादा नहीं। आम तो पहले से फूला हुआ है तो वो कहां से फूलेगा, वो उसको आप पिचका सकते हैं, वो पिचक सकता है। तो इसके कारण से जो किशमिश होती है वो फूल जाती है, ठीक है ना। अंदर जो ध्यान रखना है, किशमिश के अंदर की जो सांद्रता है वो एक सांद्र विलयन है, और बाहर जो है वो अपने पास में वो है तनु विलयन। तो विलायक के अणु तनु से सांद्र की ओर गमन करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि इसकी देखिए सांद्रता ज्यादा है, किशमिश की सांद्रता ज्यादा है, बाहरी विलयन की सांद्रता कम है, तो इसे अपन अति परासारी विलयन भी बोलते हैं, ठीक है ना।
ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अति परासारी क्या होता है, कई बार देखो इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो ये अति परासारी प्रोसीजर होगी। दूसरी प्रोसीजर, मान लो कुछ देर पश्चात इन दोनों की सांद्रता इक्वल हो गई, बराबर हो गई, किशमिश के अंदर की और बाहर की सांद्रता बराबर हो गई, तो उसे अपन कहेंगे समपरासारी। अगर दोनों की सांद्रता समान हो गई है तो उसे अपन कहेंगे समपरासारी। ठीक है, अब बात करते हैं आम की। कैरी का अचार डालते हैं। अभी देखो, जिसको अचार पसंद है वो कमेंट करके मुझे बताए, उसके लिए मैं अचार की पैकिंग भिजवाने वाला हूं सबके लिए। तो कैरी का अचार किस किस को पसंद है वो कमेंट बॉक्स में जाकर के फटाफट बता दीजिए। जिसको कैरी का अचार पसंद है उसके लिए एक बॉक्स कैरी का अचार का मैं सेंड करूंगा। अपना एड्रेस, ईमेल एड्रेस सेंड कर देना, ईमेल पर आपको कैरी का अचार सेंड कर दूंगा मैं। चलिए देखते हैं। ये नमक का पानी है। नमक का पानी यानी खूब नमक घोला, यानी सांद्र विलयन है। और इसमें मैंने डाल दिया है कच्चा आम, यानी मैंगो डाल दिया, कैरी डाल दी। ठीक है, अब ये हो गया तनु विलयन, क्योंकि इस बार अपने बाहर पानी में क्या किया है, बहुत ज्यादा नमक घोला है तो वो सांद्र बन गया, तो अंदर का विलयन रह गया तनु। ओस्मोसिस में क्या होता है, विलायक के अणु जाएंगे तनु से सांद्र की ओर, तो ये विलायक के अणु आम में से बाहर जाएंगे तनु से सांद्र की ओर, यानी जो कच्चा आम है, कैरी है, उसमें से बाहर निकलने लग जाएंगे विलायक के अणु। और बाहर निकलेंगे तो सीधी सी बात है, जो आपका फ्रूट है, मैंगो है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पिचक जाएगा। और ये पिचक करके ऐसा हो जाएगा, वो ये इस तरह से बढ़िया फुला हुआ था और ये पिचक करके उसकी शेप खराब हो जाएगी। उसके बाद में उसका जो अचार बनता है, बड़ा स्वादिष्ट अचार बनता है उसका। और ये जो है इसको अल्प परासारी बोलते हैं। ठीक है, ये जो लो कंसंट्रेशन वाला है इसको अल्प परासारी बोलते हैं। हाई कंसंट्रेशन वाले को, ज्यादा सांद्रता वाले को अति परासारी, समान सांद्रता वाले को समपरासारी और कम सांद्रता वाले को अल्प परासारी कहा जाता है। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल भी समझ लिए अपन ने साथ साथ में, जो कि डेली लाइफ में भी अपने काम में आते हैं। तो इसका ये रीजन होता है जो कि जैसे आप अभी मैंने आपको शुरू में एक चीज और बताई थी कि जो मुरझाए हुए फूल होते हैं, अगर उनको अगर पानी छिड़क दें या पानी में डाल दें, या आप सब्जी मंडी में जब भी जाते हैं तो जितने भी फल विक्रेता होते हैं, सब्जी विक्रेता होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने फलों पर, सब्जियों पर लगातार पानी छिड़कते हैं। तो उसका रीजन यही होता है कि वो मुरझाए नहीं, क्योंकि अगर पानी नहीं छिड़केंगे तो ऑस्मोसिस की प्रोसीजर से वो मुरझा जाएगा। और पानी छिड़कने से क्या होता है, उसमें अंदर वो धीरे धीरे वाटर एब्जॉर्ब करते रहते हैं। जैसे अभी किशमिश ने किया ना, वैसे जल को अवशोषित करते रहेंगे तो वो तरोताजा दिखाई देते हैं। तो अभी अपन वापस एग्जाम्पल तो समझ में आ गए होंगे, वापस यहां पर आते हैं। आप देखिए आगे। अभी मैं क्या करूंगा, देखो इस लेवल का, सॉरी इसका जो लेवल है वो डाउन आ रहा है, इसका लेवल उठेगा, क्योंकि विलायक के अणु उधर जा रहे हैं ना, पानी का जो प्रवाह है उस तरफ हो रहा है, तो ये पोर्ट तो धीरे धीरे खाली होएगा और ये धीरे धीरे और बढ़ेगा, इसका लेवल ऊपर आएगा। तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, यहां पर ऊपर पिस्टन लगा देता हूं। जो सांद्र विलयन था उसके ऊपर मैंने पिस्टन लगा दिया, और इसके ऊपर अब अगर आप चाहें तो ऊपर से दाब लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पिस्टन के ऊपर दाब डालना है। कितना दाब डालना है, धीरे धीरे दाब डालिए और इतना दाब डालिए कि परासन की प्रक्रिया रुक जाए। भाई दाब डाल करके रोक सकते हैं आप, भाई विलायक के अणु उधर जाएंगे तो उसका लेवल उठना लाजमी है। अब आप क्या करेंगे, इसको ऊपर से दबा दो और इतना दबाओ कि इसको ये वापस ऊपर न उठ पाए। इतना दबा दो इसको कि ये जो विलयन है इसका लेवल ऊपर नहीं उठ पाए। तो सीधी सी बात है कि जो विलायक के अणु है वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर उनका जो प्रवाह हो रहा था वो बंद हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और ये जो आप दाब डाल रहे हैं, इसी दाब को कहा जाता है परासरण दाब। इसको अपन पाई के द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में कुछ और एक्सप्लेनेशन करें उससे पहले एक डेफिनेशन और समझाऊंगा मैं आपको। तो पहले आप परासरण दाब की परिभाषा समझ लीजिए। परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, परासरण की प्रक्रिया को रोक रहे हैं ना, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर डाला गया दाब, सांद्र विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब यानी पाई कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने क्या किया, यहां पर जैसे मान लीजिए आपको 2 एटीएम दाब लगाना था। क्यों? 2 एटमॉस्फेयर दाब लगाने से ये मान लीजिए ऑस्मोसिस की प्रोसीजर है ये रुक गई, तो मैंने 2 एटीएम दाब लगा दिया और विलायक के अणु उधर जाना बंद हो गए, जो परासरण की प्रक्रिया हो रही थी वो बंद हो गई। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, चंचल होते हैं आपकी तरह, और वो क्या करते हैं कि उनके दिमाग में क्यूरोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, वो नई नई चीजें करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं।
जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के दिमाग में आ गया कि सर अगर यहां पर मैं 2 एटीएम से अगर ज्यादा प्रेशर डाल दूं तो क्या होगा। बहुत ही बढ़िया जिज्ञासा है। इस तरह जैसे जैसे आपके अगर दिमाग में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, तो ही आप नई नई चीजों को जान सकते हैं। अगर आपके दिमाग में, आपके मन में इच्छा नहीं है नई चीजों की जानने की, तो आप नई चीजों के बारे में जान नहीं पाएंगे। ठीक है, सो देखिएगा, अगर आप ये सोचें कि मैं अगर यहां पर 2 एटीएम प्रेशर डाला तो परासरण की प्रक्रिया रुक गई। अब मैं 2 एटीएम से मान लो ज्यादा प्रेशर डाल दूं, तो ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये परासरण की प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी, यानी विलायक के अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाने लग जाएंगे। इस बार परासरण की प्रक्रिया हो जाएगी विलोम, और इसे कहते हैं प्रतिलोम परासरण। ये लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन क्या देंगे, यदि सांद्र विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब डाला जाए, ज्यादा दाब डालेंगे ना तो उधर जाएंगे। यदि सांद्र विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब डाला जाए तो विलायक के अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करते हैं, सांद्र से तनु की ओर गमन करते हैं, जिसे प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण। इनवर्स ऑस्मोसिस हो गया ये। और इसका एग्जाम्पल है जो समुद्र का पानी होता है, लवणीय जल होता है ना, उसको पीने योग्य या साफ बनाने के लिए ये प्रोसीजर काम में ली जाती है। इसके जरिए पानी को साफ कर सकते हैं। जैसे इधर मान लो ये समुद्र का खारा पानी भरा हुआ है, और ये इधर मान लीजिए खाली पोट लगा दिया आपने, फिर उस पर क्या करेंगे, आप इधर से दाब डालेंगे तो विलायक के अणु, विलायक का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल, शुद्ध जल के मॉलिक्यूल है, वो धीरे धीरे इस एसपीएम में से उधर चले जाएंगे प्रतिलोम परासरण के द्वारा। आप इधर से ज्यादा दाब डालिए तो शुद्ध विलायक के, शुद्ध वाटर के मॉलिक्यूल इधर आते रहेंगे, तो यहां पर अपने पास में पीने योग्य यानी प्योर वाटर है वो अपने को मिलता रहेगा। तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस से प्रतिलोम परासरण है, इसके द्वारा अपन जो समुद्री जल है, लवणीय जल है, उसको पीने योग्य बना सकते हैं, उसका शोधन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वापस परासरण दाब की। चलिएगा, देखिए परासरण दाब पाई, जो परासरण दाब है पाई है, ये भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। और जो परासरण दाब होता है पाई, ये विलयन की सांद्रता, ध्यान दीजिएगा, विलयन की सांद्रता, सांद्रता को एक बार मैं लिख देता हूं C के द्वारा, और विलयन का टेम्परेचर यानी ताप, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता और टेम्परेचर के समानुपाती होता है, यानी पाई समानुपाती CT। परासरण दाब वो सांद्रता और टेम्परेचर के समानुपाती। या फिर आप पाई बराबर स्थिरांक लगा देता हूं, और स्थिरांक यहां पर जो लगेगा वो लगेगा गैस स्थिरांक R, क्योंकि आप यहां पर जो स्थिरांक लगाएंगे ना, उसकी वैल्यू जो गैस स्थिरांक R होता है ना, उसके बराबर ही होती है R की वैल्यू, और यहां पर जो स्थिरांक लगाएंगे उसकी वैल्यू बराबर होगी 0.08 के बराबर। इसलिए अपन उस यहां पर जो स्थिरांक लगा रहे हैं उसको फिर R ही लिख देते हैं, भाई वैल्यू तो बराबर ही आ रही है ना, तो स्थिरांक को मैंने लिख दिया है R। पाई बराबर हो गया CRT, और C जो है ये यहां पर क्या है, C है सांद्रता। ठीक है, और सांद्रता को अपन यहां पर व्यक्त करते हैं मोलरता के द्वारा। भाई सांद्रता आप पढ़ चुके हैं, सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां होती है, मोलरता है, मोलरता है, मोलंस है, बहुत सारी विधियां होती हैं, पढ़ चुके होंगे आप। नहीं पढ़ा है तो क्या कर रहे हो यार, नहीं पढ़ा है तो जाओ पीछे के जो वीडियोज है उसमें खूब अच्छी तरह से समझाया हुआ है, पहले जाकर के उनको देखो, क्योंकि ये चीजें जो है ना, साइंस का रूल होता है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से भी ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसने पीछे के वीडियोस नहीं देखे। आई होप आप सबने देख लिए होंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गए होंगे। तो मोलरता के बारे में मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कुछ बताने की जरूरत है, मोलरता के बारे में आप सभी जानते हैं। तो आप कहें तो मैं मोलरता का सूत्र रख दूं यहाँ पर, मोलरता बराबर विलेय के मोल यानी N2 बटे विलियन का आयतन, आयतन को V के द्वारा लिखते हैं, पूरे विलियन का है तो V के द्वारा लिख देता हूं। तो ये फॉर्मूला अपने पास में बन जाएगा, पाई बराबर C की वैल्यू, C की वैल्यू रख देता हूं N2 अपॉन V, तो ये हो जाएगा N2RT अपॉन V, ये लीजिए। और अब अगर आप चाहें तो इसमें N2 की वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है ना, N2 यानी विलेय के मोल। तो विलेय के मोल ये भी जानते होंगे आप क्या होता है, आप सारे बहुत ही अच्छे, सारे इंटेलिजेंट समझदार बच्चे हैं, तो मेरे ख्याल से आप N2 की वैल्यू भी आप सब जानते होंगे, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का
अणुभार। तो ये मैं N2 की वैल्यू रख देता हूं, पाई बराबर W2RT अपॉन M2V। ये लीजिए, ये हो गया है परासरण दाब के लिए। अगर न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आ गया। न्यूमेरिकल में मोस्टली W2 या M2 की वैल्यू पूछी जाती है। अगर M2 की वैल्यू पूछता है अगला, तो M2 को इधर ले लीजिए, पाई को आप इधर ले लेना। W2 की वैल्यू पूछता है तो ये सारी जो भौतिक राशि है इनको आप इधर ले लीजिएगा। तो जैसा भी न्यूमेरिकल है उसके अकॉर्डिंग आप W2 या M2 यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो ऑस्मोसिस है ये अपने डेली लाइफ से जुड़ी हुई एक प्रोसीजर है। एंड आई होप ये ऑस्मोसिस जो प्रोसीजर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और समझ में आ गई है तो एक कमेंट करके प्लीज बता दीजिए आप मुझे कि सर ऑस्मोसिस की प्रोसीजर है वो हमें अच्छे से समझ में आ गई है। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो भी नया स्टूडेंट्स है वो इसको सब्सक्राइब तो मेरे ख्याल से कर लिया होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। फिर भी अगर बाई चांस रह गया है तो नीचे रेड कलर में बटन है और वो आपका वेट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऑस्मोसिस प्रोसीजर के अगर आप न्यूमेरिकल भी सोल्व करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बता दीजिए कि सर इसके न्यूमेरिकल भी सोल्व करवाइए। बाकी आप इसके न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए, मेरे ख्याल से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऑस्मोसिस के जो न्यूमेरिकल है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके लिए न्यूमेरिकल भी लेकर के आऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अंत में आपका लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए एक बार आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।